की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अमानत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अमानत का, लिया जाएगा तुझसे काम उम्मत की इमामत का। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव। फिक्र में वो सारे लोग हैं जिन्हें ये महसूस हो रहा है कि मौजूदा सरकार मजलूमों, गरीबों, पिछड़ों और दलितों और ख़ासकर अक़लियतों के तमाम हुकूक़ को पामाल कर रही है और जो आइनी हुकूक़ हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं इनके, उसका खुलेआम हनन हो रहा है और मौजूदा सरकार में उनके हित सुरक्षित नहीं हैं और उनके विकास बाधित हो रहे हैं। यानी उनकी तरक्की कहीं ना कहीं रुक रही है और वो तमाम मैदानों में रुक रही है। जैसा कि एक बहुत मशहूर जो है वाक़या है, वो उत्तर प्रदेश के रामपुर का वाक़या है। आप जानते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी जो कि तालीम के मैदान में माइनॉरिटी को एक बेहतर तालीम देने के गर्ज से, मकसद से वजूद में आया था, लेकिन आज उसके अस्तित्व पर संकट है, उसके वजूद पर ख़तरा नज़र आ रहा, ख़तरा मंडरा रहा है और ऐसा लग रहा है जिस मकसद के लिए रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, शायद वो यूनिवर्सिटी उस मकसद को हासिल करने में नाकाम हो। और ऐसी कई मिसालें उस प्रदेश में देखी जा रही हैं, कई उदाहरण हैं। ये तो एक छोटी सी मिसाल आपके सामने मैंने पेश की, कई उदाहरण हैं। पॉलिटिकल मामला हो रहा है, कई बड़े चेहरों को जो है परेशान किया जा रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले डॉक्टर कफील का मामला, वो आपने डॉक्टर अयूब का मामला देखा है, आपने आजम खान का मामला देखा है, आपने कई ऐसे मामले देखे और आप मुख्तार अंसारी के साथ जो कुछ हो रहा, उनकी संपत्तियों के साथ जो व्यवहार हो रहा, फिर अतीक अहमद की संपत्तियों के साथ जो कुछ हो रहा, खुलेआम जो दिन में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और फिर सीए एनआरसी के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, मैं समझता हूं उन तमाम चीज़ों को देखकर एससी एसटी और माइनॉरिटी के लोग ज़रूर परेशान हैं और इस तिकड़म में लगे हुए हैं। मैं थोड़ा सा लफ्ज़ सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, अभी शायद इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी पुरउम्मीद तो मैं नहीं हूँ कि जो कुछ सोचा जा रहा है वो हो ही जाएगा, लेकिन उम्मीद की किरण है कि वो हो भी सकता है। तो जो कोशिशें हो रही हैं वो ये हो रही है कि मौजूदा सरकार को सत्ता से बेदखल कर कर और एक उसका बेहतर मुतबादिल तैयार किया जाए और जो है रियासत की बात मैं कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की आवाम के अरमानों, मंसूबों और उनके ख्वाहिशों के मुताबिक एक सरकार बनाई जाए और उसकी कोशिश की जाए। इसी कोशिश की कड़ी में नेशनल इत्तेहाद मंच लगातार लगी हुई है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जी मेरठ के अंजुम पैलेस में एक अहम बैठक की गई जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन जितनी भी मुस्लिम क़यादत की पार्टियां हैं, जिनकी अध्यक्षता मुसलमान अक्सर कर रहे हैं, जो इनके संस्थापक या संचालक मुसलमान हैं, पहले उनको दावत दी गई। दावत तो तमाम लोगों को दी गई। तकरीबन नेशनल इत्तेहाद के मंच से 50 से ज़ायद पॉलिटिकल पार्टियों को इस मीटिंग में शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन उसमें तमाम लोग शरीक नहीं हो सके। मैं जो लोग शरीक हुए हैं, मैं चाहता हूं कि उनके नाम बता दूं या फिर मैं चाहता हूं कि जो शरीक ना हुए उनका ही नाम बता दूं। तकरीबन तमाम छोटी पार्टियों के सरबराह या तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके प्रवक्ता या उनके जनरल सेक्रेटरी या दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की, लेकिन सिर्फ शरीक
अगर नहीं हुए तो NIM की तरफ से कोई भी पदाधिकारी तशरीफ नहीं ला सके। और दूसरी पार्टी का नाम पीस पार्टी है, वो पीस पार्टी की तरफ से भी कोई भी एक भी उनके कोई भी पदाधिकारी या उत्तराधिकारी वहां हाजिर नहीं हो सके। लेकिन बहरहाल जो लोग हाजिर हुए, जो हाजिर नहीं हुए, उस पर भी मुझे गुफ्तगू करनी है कि क्यों नहीं हाजिर हुए, और जो लोग हाजिर हुए वो क्यों हाजिर हुए और क्या हुआ वहां हाजिरी लगाकर, इस पर असल में गुफ्तगू करनी है। नेशनल इत्तेहाद मंच के बैनर तले पॉलिटिकल यूनिटी को लेकर, उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाने पर विचार विमर्श को लेकर तमाम छोटी छोटी पार्टियों का जमावड़ा नेशनल इत्तेहाद मंच के बैनर तले हुआ। उस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से नेशनल इत्तेहाद मंच के राष्ट्रीय कन्वीनर, राष्ट्रीय संयोजक आली जनाब इस्माइल बाटलीवाला साहब तशरीफ लाए थे बंबई से, और उसकी अध्यक्षता जो है मुस्लिम मजलिस यानी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस। 2 मिनट में एक बात और बताता चलूं दर्शकों के ज्ञान वर्धन के लिए, युवा पीढ़ियों के ज्ञान वर्धन के लिए। आज का नौजवान सियासत को जरा समझने में कमी रह रही है, कुछ ज्यादा जज्बाती है, मतलब मुताला कम और जज्बात ज्यादा। जिस मजलिस को आप जान रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, उसको आप आज जान रहे हैं, हालांकि इसके तकरीबन अब 100 साल पूरे होने वाले हैं मजलिस की बुनियाद को। लेकिन यह मजलिस सिर्फ हैदराबाद तक सीमित थी। जब मजलिस को भारत का अच्छा सियासतदान नहीं जानता था, तब मुस्लिम मजलिस नाम की पार्टी जो डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब ने अपनी क़यादत में बनाई थी, और उसका एक्सपेरिमेंट, ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट हुआ था। आज 2-4 सीट को जीतने के बाद जितना मतलब जितनी शोहरत मिल रही है पार्टियों को, पता नहीं क्यों इतनी शोहरत मिल रही है, खैर अच्छी बात भी है, मिलनी भी चाहिए, दोनों बातें। लेकिन उस वक्त जबरदस्त कामयाबी मिली थी मुस्लिम मजलिस को उत्तर प्रदेश में, और 10 से जायद विधायक जीते थे, और सरकार में बड़ी अच्छी धमक मुस्लिम मजलिस की थी, और कई शर्तों को मनवाने वाली पार्टी बन चुकी थी मुस्लिम मजलिस। लेकिन बदकिस्मती से ये अलमिया है बहुत बड़ा कि मुस्लिम मजलिस बिखर गई। डॉक्टर फरीदी साहब के बाद कोई संभालने वाला इसको नहीं मिला। बहरहाल इस पर भी गुफ्तगू वक्तन फवक्तन होती रहेगी, इस पर भी मैं भी मुताले में लगा हूँ और उनकी तमाम सोच से आपको वाकिफ़ कराऊंगा। लेकिन नेशनल इत्तेहाद मंच के बैनर तले जो तमाम लोग शरीक हुए, तमाम तरह के बहसों के बाद, पूरे दिन के बहस मुबाहसे और मुज़ाकरे के बाद, यानी कि आपसी डिबेट के बाद, ये तय हुआ जो असल वो समझना है और आप तक उसको पहुंचाना है। वो तय ये हुआ कि नेशनल इत्तेहाद मंच, तमाम जगहों पर नेशनल इत्तेहाद मंच के लोग जाएंगे, आवाम के दरमियान जाकर अवेयर करेंगे। चूंकि आवाम में एक बात आम तौर पर कही जा रही है कि भाई हम लोग अगर मुत्तहिद भी होना चाहें तो किसके साथ हो, वो प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो नेशनल इत्तेहाद मंच का यही मानना है कि आपके मुत्तहिद होने का हम मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म फराहम करवाना चाहते हैं। उसमें जो जिन बातों पर सहमति हुई है, इत्तेफाक हुआ, उसमें यह हुआ कि एक तो लोगों को अवेयर करेंगे, दूसरे वो पॉलिटिकल पार्टियां जो नहीं आ सकी, इससे पहले की मीटिंगों में भी दावत देने पर नहीं आ सकी थी और उससे भी पहले दावत देने पर नहीं आ सकी थी, यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने मन बना लिया है कि हमें मुत्तहिदा महाज नहीं बनाना है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तर पर बाज़ाब्ता नेशनल इत्तेहाद मंच के कार्यकर्ता धरना देंगे और वहां से सीधा लाइव टेलीकास्ट करवाया जाएगा। आवाम को यह बताया जाएगा कि आवाम ये देखें, समझें मिल्लत के लोग, और उनसे पूछें कि आखिर वो इत्तेहाद के नाम से भाग क्यों रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है
कि खुद तकरीर में आवाम को मुत्तहिद करने की अपील करने वाले ये पॉलिटिकल लोग अपने खुद मुत्तहिद होने के नाम पर वो भागते क्यों हैं, कन्नी क्यों काटते हैं। इसलिए उनकी घेराबंदी होगी और आवाम के सामने या तो उन्हें यह जवाब पेश करना पड़ेगा कि वो मुत्तहदा महाज बनाने से क्यों गुरेज कर रहे हैं। हालांकि कुछ पार्टियों की एक्टिविटी बढ़ी है, वो छोटे छोटे दिगर पार्टियों के साथ राबते में आ रहे हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत यह है, जहां तक मैं समझता हूं कि जब तक यह मुत्तहिदा महाज नहीं खड़ा होगा, खास करके मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी अगर यूनाइट नहीं होगी तो मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक नहीं पाएगा। किसी भी कीमत पर आप चाहे किसी से कुछ भी गठबंधन कर लें, बिखराव रोक नहीं सकते हैं। बिखराव रोकने के लिए लाजमी है, जरूरी है कि आपको एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बनाना होगा, जिसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आपको एजेंडा तैयार करना होगा और तब जाकर आप दीगर एससी एसटी ओबीसी के माने लोगों से आप राब्ता कायम करेंगे और फिर उस महाज का दायरा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले किसी और से चाहेंगे तो पिछला तजर्बा है, और यह बात पीस पार्टी के लोगों को खूब अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि पीस पार्टी पिछले चुनाव में भी कांग्रेस से गठबंधन की बहुत मैंने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो नाकाम हुए थे और अपने साथियों के जरिए नाकाम हुए थे। पीस पार्टी के लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश आप करें, ये मेरी गुजारिश है आप तमाम लोगों से। पीस पार्टी के सरबराह ये जाने कि ये राज तमाम लोग जानते हैं कि पीस पार्टी ने अपनी एड़ी चोटी लगा दी थी और मौर्य जी के को आगे रखकर कांग्रेस से गठबंधन की बात भी 15 सीटों पर तय हो गया था। अरे डॉक्टर अयूब साहब और उनके हामियों से मेरी गुजारिश है कि जब 15 सीटों पर आप तब इत्तेफाक कर रहे थे तो 15 नहीं 30 सीट पर आप चुनाव लड़े, लेकिन इस इत्तेहाद में, इस महाज में आकर लड़े, शायद उससे बेहतर नतायज आपको मिलेंगे। लेकिन ये कौन सी बीमारी है कि आप सपा से तो करना चाहते हैं, जो पार्टियां आपको भाव नहीं दे रही उससे आप करना चाह रहे हैं। जहां आपको इज्जत, एहतराम, मकाम और सब कुछ दिया जा रहा वहां से आप भाग रहे हैं, तो ये तो फिर वो जो दाग वाली बात है, उस दाग से आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए दाग से अगर बचना है तो आपको इस महाज में आना होगा। बहरहाल मुत्तहिदा नेशनल इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस ने यह तय किया कि लखनऊ में अप्रैल के महीने में बाज़ाफ्ता एक प्रोग्राम तय किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जाएंगे और तमाम जो है उन पार्टियों के दफ्तर पर धरना दिया जाएगा, उनको फिर से मेमोरेंडम दिया जाएगा, उनको मजबूर किया जाएगा कि वो मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बनाकर चुनाव लड़ें, और नहीं तो उनसे कहा जाएगा कि आप आवाम के बीच आकर ये बताएं कि आखिर क्या वजह है कि आप चुनाव से आप जो है इस इत्तेहाद से भाग रहे हैं। उन कमियों को भी उजागर आपको करना पड़ेगा। जो लोग शामिल हुए उसमें जनाब इस्माइल बाटलीवाला साहब जो मुख्य संयोजक हैं नेशनल इत्तेहाद मंच के, और एडवोकेट वसी अहमद साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के, उनकी सदारत में ये प्रोग्राम हुआ था, और जनाब डॉक्टर अफसर मंसूरी साहब थे, जनाब रफ़त इदरीसी साहब थे, और जनाब KZ बुखारी साहब थे जो संयोजक हैं इत्तेहाद उम्मत तंजीम के संयोजक है, और शहर इमाम गाज़ियाबाद जो है उसके शहर इमाम कहे जाते हैं उस जनाब कलीम इदरीसी साहब थे, जनाब कई और नाम जो हमारे जहन में, यूसुफ सैफ़ी साहब थे, यासीन अलवी साहब थे, डॉक्टर इकरार भारती साहब थे, ज़ीशान हैदर मलिक साहब थे, और मेरठ के कई मशहूर और नामचीन लोग जो है उसमें शरीक हुए थे। नेशनल अमन पार्टी के कौमी सदर भी थे, कई और दिगर पार्टियों के मेरे जहन में उतना नाम नहीं है, मैंने उस नाम को उतना नोट भी नहीं किया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पीस पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर तकरीबन तमाम पार्टियां, HDPI भी शामिल हुई थी। सबसे काबिल तारीफ़ बात यह है कि HDPI जो इन तमाम पार्टियों से बड़ी पार्टी है, अब इस बात को भी कहना चाहिए, हक है किसी को बड़ा और छोटा कहना, चूँकि HDPI का जो स्ट्रक्चर है वो ऑल इंडिया लेवल का है, बड़ा स्ट्रक्चर है, उसका नॉन पॉलिटिकल विंग भी बहुत बड़ा विंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंग है। भारत के 12-13 राज्यों में वो चुनाव में लगातार हिस्सा ले रही है,
और उसके लोग हैं जो होल टाइमर हैं, लगे रहते हैं, वो एसडीपीआई जो है वो इसमें शरीक हुई, उसने हमायत का ऐलान किया और उसने ये कहा कि हाँ अगर इस तरह की पेशकश होती है तो हम इसको कबूल करेंगे। तो कुल मिलाकर ये लगता है कि इन दो पार्टियों को छोड़कर तकरीबन तमाम पार्टियों ने इसमें शिरकत की और तमाम पार्टियों ने इत्तेफाक राय से इस बात को तस्लीम भी किया कि हाँ एक ऐसे महाज की ज़रूरत है। तो अब ये देखना कि नेशनल इत्तेहाद मंच का अगला कदम क्या होता है, अगला पड़ाव क्या होता है और क्या 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई प्रभावी गठबंधन के साथ नेशनल इत्तेहाद मंच की निगरानी में पॉलिटिकल पार्टियां कोई नई तारीख रकम करेंगी, इसका इंतज़ार है। देखिए, इंतज़ार कीजिए और नेशनल इत्तेहाद मंच के एक एक कदम पर आप निगाह रखिए, आपको निगाह रखनी चाहिए और आपको भी अगर लगे कि ये कोशिश सही है तो आपको भी अपनी हिमायत देनी चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। एक अपील आखिरी कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना चैनल है और मैं बार बार ये गुजारिश करता हूँ शेयर करें, लोगों को उनसे अपील करें कि वो भी सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट में लिखा करें कि और क्या कोशिश हो सकती है टूटी फूटी सलाहियत के साथ कि आप की बात आपको लगे कि आपकी बात भी लोगों तक पहुंचाने का ये ज़रिया बन सके। चूँकि चैनल का मकसद ये है कि आवाम की आवाज़ जो है दूर तक पहुंचाई जाए और ये एक बड़ा माध्यम है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को दूर दूर तक, इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाने में जो है इंटरेस्ट लें, रुचि लें और मशवरे से नवाजते रहें कमेंट में। शुक्रिया, खुदा।